हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन आज आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के उस टॉपिक के बारे में बताऊंगा जिससे रिलेटेड पीसीएस में बहुत सारे प्रश्न अलग अलग पीसीएस में आए हुए हैं। तो और बीपीएससी में भी लगातार इससे प्रश्न आते रहे हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, खासतौर से बीपीएससी पीटी के लिए जो इसी महीने है। तो आइए हम बारी बारी से इस टॉपिक के अलग अलग पहलुओं को देखते हैं। यह टॉपिक है संविधान के विभिन्न प्रावधान और उनके स्रोत, यानी प्रोविजंस ऑफ डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर सोर्सेज। मतलब क्या है कि ये हमारा जो संविधान है वो विश्व के अनेक संविधानों के अध्ययन और उसके कुछ मूल अलग अलग संविधानों के कुछ अलग अलग विशेषताओं को सम्मिलित करके, यानी भारतीय कंडीशंस के हिसाब से उसको शामिल किया गया है। अगर कोई दुनिया के अलग अलग संविधान में अगर कोई चीज़ अच्छी है, कोई विशेष कॉन्स्टिट्यूशन में कोई विशेष प्रोविजंस है, उसको इंडिया के हिसाब से लागू किया जा सकता है, लागू करने की कोशिश, तो अपने संविधान में शामिल करने की कोशिश। बारी बारी से हम अलग अलग प्रोविजंस को देखेंगे और ये देखेंगे कि वो कौन कौन से देश से लेकर शामिल की गई है और उसकी क्या क्या, जो हम आगे क्लासों में भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान का और ब्रिटेन के संविधान का सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान पे हमको प्रभाव देखने को मिलता है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि अमेरिका के संविधान से कौन कौन से प्रोविजन लिए गए हैं और ये बताता है कि अलग अलग देशों में जो अलग अलग संविधान है, संविधान की भी विशेषता क्या है। जैसे अमेरिका के संविधान के बारे में अगर पूछ दिया जाए तब बता सकते हैं कि वहाँ के संविधान में ये चीज़ें हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये पता चल जाता है कि इंडिया के संविधान में जो प्रोविज़न है, कुछ प्रोविज़न जो अमेरिका से लिए गए हैं वो ये है। जैसे कि जो प्रस्तावना के शब्द हैं, ठीक है, जो प्रेम्बल के शब्द है कि हम भारत के लोग, वो अमेरिका के संविधान से लिया गया। वर्ड ऑफ प्रेम्बल, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फिर हम क्या देखते हैं, मूल अधिकार जो है वो भी अमेरिका के संविधान से। फिर स्वतंत्र न्यायपालिका, वो भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, और स्वतंत्र न्यायपालिका यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी, और मूल अधिकार, ये दोनों भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। तो जैसे प्रस्तावना के शब्द हुए, मूल अधिकार हुए यानी फंडामेंटल राइट हुए, स्वतंत्र न्यायपालिका यानी फ्री यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम हुआ। फिर हम देखते हैं जुडिशियल रिव्यू या न्यायिक पुनर्वलोकन, ये भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। भी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। फिर हम क्या देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद है, उस पद से जो हटाए जाने की प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। फिर राष्ट्रपति के महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, CSC, ये जो जज हैं उनको जो हटाने की प्रक्रिया है वो भी अमेरिका के संविधान से ली गई है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रोविज़न जो हैं
वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इससे क्या पता चलता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे अमेरिका के संविधान के प्रोविजंस का बहुत सारा भाग जो इम्पोर्टेंट पार्ट है का प्रभाव हमको देखने को मिलता है। फिर हम क्या देखते हैं, PIL यानी लोक जनहित याचिका या न्यायिक पुनर्लोकन का जो प्रणाली है वो भी वहाँ के संविधान से ली गई है। यानी क्या PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी लोकहित याचिका या न्यायिक पुनर्लोकन की जो प्रणाली है या राष्ट्रपति के पद का जो चुनाव है, उपराष्ट्रपति का जो कंसेप्ट है या न्यायिक पुनरावलोकन की या जुडिशियल रिव्यू की प्रणाली, ये सब अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं कि जितने भी ये इम्पोर्टेंट जो मैंने पहले वीडियो में बताया था कि वो क्या क्या अपने संविधान की विशेषताएं हैं, तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारी विशेषताएं जो यहाँ उससे मिलती जुलती है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। यानी बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रोविज़न जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, बहुत सारे प्रोविज़न जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि संविधान से या अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम देखें तो इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन का भी हमारे ऊपर या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस को शामिल किया गया है जो ये बताता है कि ब्रिटेन के संविधान का कितना ज़्यादा प्रभाव हमारे अपने खुद के संविधान पे है। जैसे पहला है विधि का शासन, फिर हम क्या देखते हैं संसदीय शासन प्रणाली। क्या है विधि का शासन, लॉ ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ, विधि का शासन। दूसरा है संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम जो पार्लियामेंट है हमारे यहाँ वो इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। या विधि का जो शासन है यानी जो लॉ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी हमारे ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। दूसरा जो सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट है वो भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तीसरा अगर हम अपने संसद को देखें तो यहाँ द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी लोअर हाउस और अपर हाउस, यानी लोकसभा और राज्यसभा का जो कंसेप्ट है वो भी हमें इंग्लैंड के संविधान से देखने को मिलता है। यानी एकल नागरिकता, क्योंकि अमेरिका में स्टेट और राज्य दोनों की नागरिकता मिलती है, लेकिन ब्रिटेन में केवल सिंगल सिटीजनशिप मिलता है। वही सिंगल सिटीजनशिप को इंडिया में लागू किया गया है। और मैंने संविधान की विशेषता बताने वाले वीडियो में ये भी बताया था जो सिंगल सिटीजनशिप को इंडिया में प्रमोट किया। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं, सिंगल सिटीजनशिप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो लिया गया है, जो प्रोविज़न लिया गया है वो ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर हम देखते हैं कि जो विधि निर्माण की प्रक्रिया है, जो लॉ बनाने की प्रक्रिया है वो भी ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। प्रोसेस ऑफ मेकिंग लॉ इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि संविधान के मत के आधार पर चुनाव का जो जीत होता है का भी निर्णय यहीं से लिया गया है। यानी सांविधिक मत के आधार पर जो चुनाव जीतने का तरीका है, यह हम देखे हैं कि कई तरीके से चुनाव का डिसीजन होता है, जिसमें हमारे यहाँ जो प्रणाली है वो यह है कि अगर जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं या जितने भी कैंडिडेट खड़े हैं चुनाव के लिए, उसमें से जो सबसे ज़्यादा बहुमत लाता है वो जीतता है, चाहे उसका परसेंटेज 50% से नीचे ही क्यों ना हो। इस तरह की जो व्यवस्था है वो इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ये उम्मीदवार के प्रणाली भी ये
इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। फिर हम क्या देखते हैं कि जो विधायिका का अध्यक्ष होता है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली का जो अध्यक्ष होता है, जो चेयरमैन होता है, वो उसकी जो भूमिका होती है, उस पद की जो भूमिका होती है, वो भी हमें इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, विधायिका के अध्यक्ष की भूमिका, रोल ऑफ द चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो जो भूमिका है वो हमने इंग्लैंड के संविधान से ली है कि उसकी क्या क्या रोल हो सकता है, किस तरीके से वो असेंबली में अपने रोल का डिसीजन को डिसाइड कर सकते हैं। तो वो जो डिसाइड करने का प्रोसीजर है या जो उनका रोल है वो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। फिर हम क्या देखते हैं कि जो संसदीय विशेषाधिकार होता है, जो संसद को मिला होता है, वो भी इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। संसदीय विशेषाधिकार इंग्लैंड के संविधान से ही ली गई है। तो ये देख सकते हैं कि जैसे विधि का शासन है, संसदीय प्रणाली है, एकल नागरिकता है, विधि निर्माण की जो प्रक्रिया है, उम्मीदवार के जीतने के जो तरीके हैं, यह प्रणाली है। फिर विधायिका के अध्यक्ष की जो भूमिका है, फिर संसदीय विशेषाधिकार का जो प्रोविजन है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ये सारे प्रोविजन जो है इंग्लैंड यानी ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। ये सारे प्रोविजन ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर हम देखते हैं कि अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि यहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो हम सबसे पहले अफ्रीका के अगर संविधान को देखें तो वहाँ से जो मूल बातें ली गई है वो है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का, वो हमें अफ्रीका के संविधान से मिला है। फिर जो राज्यसभा के सदस्य का जो निर्वाचन होता है, जो इलेक्शन होता है अपर हाउस यानी राज्यसभा के सदस्यों का या मेंबर्स का, वो भी वहीं से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये जो है ये हमें अफ्रीका के संविधान से ली गई है, जो भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो हम जो तरीका अपनाते हैं राज्यसभा के सदस्यों को, वो बेसिकली अफ्रीका के संविधान से ली गई है। वहाँ जो राज्यसभा के सदस्यों को चुनने का तरीका है वही यहाँ इंडिया में भी है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं, संविधान में जो संशोधन होता है, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 368, या जो अमेंडमेंट का तरीका है संविधान में, वो भी हम क्या देखते हैं, ये अफ्रीका के संविधान से लिया गया और यह हमारे संविधान के आर्टिकल 368 में इसको मेंशन किया। इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि जो दो महत्वपूर्ण प्रोविज़न है, जो राज्यसभा के मेंबर को चुनने का प्रोविज़न है या जो अमेंडमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का जो तरीका है, वो दोनों हम क्या देखते हैं, वो दोनों हम देखते हैं कि अफ्रीका के संविधान से, कहाँ के संविधान से, अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। फिर अगला हम क्या देखते हैं कि कनाडा के संविधान से कौन कौन से प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए। तो हम इस तरीके से ये देखते हैं कनाडा के संविधान से हम कौन कौन सा प्रोविज़न देखते हैं, इस पे भी चर्चा करते हैं कि ये इसमें जो है कि जो सेंटर को सशक्त बनाने के, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावरफुल बनाने का जो कंसेप्ट है, वो संघीय व्यवस्था में या फेडरल सिस्टम में, वो हमें कनाडा से ही देखने को मिलता है कि कनाडा से ही लिया गया है। फिर जो शक्तियों का वितरण है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, या जो रेसिड्यूअल पावर यानी अपशिष्ट
शक्तियाँ जो केंद्र को दी गई है वो भी हमें कनाडा के संविधान से देखने को। हम क्या देखते हैं कि सशक्त सेंटर, सशक्त केंद्र, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को सशक्त करने, संघीय फेडरल व्यवस्था में सेंट्रल गवर्नमेंट को सशक्त करने का जो कंसेप्ट है वो हमें कनाडा के संविधान से देखने को मिलता है। फिर हमें जो शक्तियों का वितरण है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ये जो प्रोविज़न है ये भी हमें कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से देखने को मिलता है कि ये वहीं से लिया गया है। और जो अवशिष्ट शक्तियाँ या रेसिड्यूअल पावर है, ठीक है, रेसिड्यूअल पावर है, वो सेंटर को दिया गया है। ये भी टू सेंटर, ये भी हमें क्या देखने को मिलता है कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया हुआ देखने को मिलता है कि ये कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और दुनिया के अलग अलग संविधान से ये प्रोविज़न को लिया गया है और उसको भारतीय परिस्थिति के अनुसार या इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के जो क्या कहें संसदीय व्यवस्था है, यहाँ का जो राजकीय व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, उसके हिसाब से उसको कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है। ठीक है, फिर हम क्या देखते हैं कि जो राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है, जो गवर्नर स्टेट्स में अपॉइंट किए जाते हैं सेंटर की तरफ से, वो भी ये कनाडा के लिया गया है। फिर उच्चतम न्यायालय में जो परामर्श करने का जो निर्णय लिया जाता है उच्चतम न्यायालय से, वो भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फिर हम क्या देखते हैं, जो संघात्मक विशेषताएं होती है वो भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। संघात्मक जो फेडरल नेचर होता है, विशेषताएं होती है, जो फेडरल विशेषताएं होती है, जो फेडरल नेचर होता है, वो भी हमें कनाडा के संविधान से देखने को मिलता है। या जो राज्यपाल की नियुक्ति होती है सेंटर के द्वारा, गवर्नर की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट या अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, नियुक्ति है, वो भी कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है कि ये सेंटर के द्वारा स्टेट्स में अपॉइंट किए जाते हैं। और इसी तरीके से ये भी इस रोल से ये भी देखने को मिलता है कि कैसे गवर्नर का अपॉइंटमेंट से सेंटर जो है वो स्टेट्स पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, और कैसे जो कनाडा के संविधान का मूल उद्देश्य है सेंटर मजबूत रहेगा हमेशा फेडरल सिस्टम में, वो यहाँ भी को लागू करने की कोशिश की गई है। और ये दो चीज़ है, जो सशक्त केंद्र और जो गवर्नर के अपॉइंटमेंट है जो स्टेट में किए जाते हैं सेंटर के, वो दोनों ये साबित करते हैं कि सेंटर को मजबूत बनाने की कोशिश की गई। फिर उच्चतम न्यायालय से जो परामर्श लेने की प्रक्रिया है, चाहे वो राष्ट्रपति लेते हैं, वो भी कनाडा के संविधान से ली गई है। यानी सुप्रीम कोर्ट से जो परामर्श लेने की जो प्रक्रिया है या प्रोविज़न है, वो भी कनाडा के संविधान से ली गई है। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका और कनाडा के संविधान से बहुत सारे ऐसे प्रोविज़न लिए गए हैं जो बताते हैं कि ये डायरेक्ट जो प्रोविज़न जो है वो इंडिया के संविधान में बनाए नहीं गए हैं, बल्कि इसको समय और परिस्थिति के अनुसार अलग अलग देशों से लिया गया है। इसी तरह हम ऑस्ट्रेलिया के संविधान को देखें तो इसमें जो समवर्ती सूची है, ऑस्ट्रेलिया का संविधान देखें तो इसमें जो समवर्ती सूची है, कंकरेंट लिस्ट, कौन सा लिस्ट, समवर्ती सूची या कंकरेंट लिस्ट है, वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फिर व्यापार, वाणिज्य या समागम की जो स्वतंत्रता है संबंधी जो प्रावधान है, क्या, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, यानी ट्रेड, कॉमर्स वगैरह या ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो
प्रोविज़न है, प्रावधान स्टेट और सेंटर के बीच या दो स्टेट्स के बीच, वो उसका जो प्रोविज़न किया गया है वो भी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है कि अलग अलग स्टेट जो, चूँकि हमारा स्टेट एक फेडरल स्टेट है, ये कई राज्यों का संघ है, तो उन राज्यों के बीच किसी तरह का मतभेद ना हो, सेंटर और राज्यों के बीच किसी तरह का मतभेद ना हो, तो इससे चूँकि व्यापार पूरे इंडिया में एक तरीके से होगा, एक राज्य से दूसरे राज्य में होगा, जो कॉमर्स होगा वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होगा, तो इस तरीके से प्रोविज़न बना के ये कोशिश किया गया है कि दो अलग अलग स्टेट्स में इस नियम या प्रावधान के थ्रू ही इसको संचालित किया जाए, रेगुलेट किया जाए, ताकि किसी भी तरह का कोई दिक्कत या बाधा ना आए। तो यह इस तरह की जो प्रक्रिया है जो हमारे संविधान में शामिल की गई वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। फिर हम क्या देखते हैं कि दोनों सदनों में हम क्या देखते हैं, कई बार किसी बिल को पास करने में मतभेद होता है अगर सदन में या पार्लियामेंट में, तो एक ज्वाइंट सेशन बुलाई जाती है, संयुक्त बैठक कहा जाता है। तो ये संयुक्त बैठक की जो परंपरा है, सदन के संयुक्त बैठक की जो परंपरा है वो भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कई बार क्या होता है, कई बिल पे गतिरोध हो जाता है या असहमति की स्थिति आ जाती है, राज्यसभा कई बार किसी बिल को पास करता है और लोकसभा नहीं करता है, या लोकसभा करता है राज्यसभा नहीं करता है, तो उस तरह के बिल के लिए कई बार लोकसभा के चेयरमैन की अध्यक्षता में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है संसद की, और यही संसद की जो संयुक्त बैठक है इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो जो संविधान कानून निर्माण की प्रक्रिया है, इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और इसको ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भी जो प्रोविज़न लिए गए हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे समवर्ती सूची, वैसी सूची जिसपे सेंटर और राज्य दोनों कानून बना सकता है और दोनों कानून अपने अपने क्षेत्र के लिए भी बना सकता है। कई बार क्या होता है कि एक कानून, राज्य का कानून सेंटर के कानून के कई बार कुछ हिस्सा या पूरा हिस्सा उल्टा हो जाता है, यानी दोनों में विरोधाभास या कंट्रोवर्शियल मैटर आ जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या प्रोविज़न अपनाए जाते हैं, इसको धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। तो इस तरह के सिचुएशंस भी आते हैं जिसको हम आगे की क्लास में बताएंगे। अभी चूँकि कहाँ से क्या क्या प्रोविज़न लिए गए हैं उस पर हमको फोकस करना है। क्यों? क्योंकि इस पर सवाल कई बार अलग अलग पीसीएस में आते हैं और ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे एक सवाल भी आ गया तो आपके कम से कम एक सवाल तो सही हो सकता है। तो इस तरीके से कई बार ये मैचिंग के लिए भी आ जाता है और कई बार ऐसे जनरल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इस कंडीशन में हम इसको देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में किस तरह के अलग अलग, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से किस तरह के अलग अलग प्रोविज़न को लिया गया है। फिर हम आगे जो वो है उसमें हम देखते हैं कि आयरलैंड के संविधान से किस तरह के प्रोविज़न को लिया गया है। तो हम इसमें आयरलैंड के संविधान से सबसे पहले देखते हैं कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है डीपीएसपी, जिसके बारे में हमने आपको संविधान की विशेषताओं को समझाते समय भी बताया था, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। फिर जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है, कैसे राष्ट्रपति इलेक्ट होते हैं, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट के निर्वाचन या निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो भी आयरलैंड के संविधान से ली गई है कि राष्ट्रपति का, जैसे हम लोग जानते हैं कि एकल संक्रमणीय अनुपातिक विधि के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो यह जो प्रक्रिया है, वो जो प्रोसेस है के थ्रू राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है, वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन होता है, यानी जो 12 सदस्य नामांकित किए जाते हैं राज्यसभा, अगर इनकी संख्या कम हो जाती है तो नामांकित किए जाते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं कि साहित्य, खेल, कला, इस सामाजिक सेवा के आधार पर इन 12 सदस्यों का जो नामांकन होता है वो आयरलैंड के संविधान से किया गया है। तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन ये भी जो 12 सदस्य होते हैं, जो साहित्य सेवा, सामुदायिक सेवा, कला, इससे जुड़े होते हैं,
वो जो उनका जो नामांकन होता है 12 सदस्य, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, वो प्रक्रिया भी यही राज्यसभा के सदस्य वो आयरलैंड के ली गई है। फिर हम क्या देखते हैं कि रूस के संविधान से किस तरह के प्रोविज़न को हमारे यहाँ अपनाया गया है। तो हम भी देखते हैं कि रूस के संविधान से जो व्यवस्था अपनाई गई है, एक तो मूल कर्तव्य को अपनाया गया है, जो संविधान के संशोधन 42वें द्वारा, मतलब 42 अमेंडमेंट के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया। ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई है? संविधान, रूस के संविधान से ली गई। फिर जो प्रस्तावना यानी हमारे जो प्रियम्बल है, उसमें जो न्यायिक आदर्श या जुडिशियल कंडीशन को पाने की जो बात की गई है, वो भी रसिया के संविधान से ली गई है। वो भी रसिया के संविधान से, रूस के संविधान से ली गई है। पहला क्या है इसमें? फंडामेंटल ड्यूटीज, मतलब मूल कर्तव्य को रसिया के संविधान से लिया गया है, या जो प्रस्तावना में या प्रियम्बल में जो न्यायिक आदर्श है, न्यायिक आदर्श के प्राप्ति की बात की गई है। वो प्रस्तावना का जो आदर्श है, वो जो प्रस्तावना का प्रोविज़न है न्यायिक आदर्श का, वो भी रसिया के संविधान। जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो भी रसिया के संविधान। देखिए, ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ अलग अलग, कई बार अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं, तो कई बार इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और इजी सवाल गलत हो जाता है। तो ये इस तरह के इजी सवाल आपसे गलत ना हो, ये ज़रूर ध्यान रखना है। इससे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको ज़रूर देख के जाना है एग्ज़ाम में, ताकि गलती ना हो। अगर इस तरीके से अलग अलग कंट्री को के प्रोविजंस को जो लिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अगर ध्यान से देख के जाएंगे तो हमसे गलती नहीं होगा। फिर हम क्या देखते हैं कि फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया गया है। पहला चीज़ हम देखते हैं कि जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है या रिपब्लिक सिस्टम है, वो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। या फिर स्वतंत्रता, समानता या बंधुत्व का जो सिद्धांत है, वो भी फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है? पहला रिपब्लिक सिस्टम लिया गया, यानी गणतंत्र व्यवस्था, रिपब्लिक सिस्टम। रिपब्लिक सिस्टम के बारे में मैंने संविधान की विशेषताएं बताते समय बताया था। यहाँ जो है प्रमुख जो होते हैं, जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं, वो वंशानुगत नहीं होते हैं, बल्कि इलेक्ट किए जाते हैं। और इसीलिए हमारा देश में जो राष्ट्रपति हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। इसीलिए हमारा देश क्या है? रिपब्लिक, गणतंत्र है। और यह इस तरह का जो कंसेप्ट है, इस तरह की जो प्रक्रिया है, फ्रांस के संविधान से ली। ठीक है। दूसरा हम क्या देखते हैं कि जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व, ठीक है। तो फ्रीडम, इक्वलिटी और फर्टर्निटी का जो कंसेप्ट है, फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी का जो कंसेप्ट है, वो फ्रांस के संविधान से लिया गया। और ये फ्रांस के संविधान में कब लिया गया? जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, 90 में, उस समय इस नारे को, इस सिद्धांत को अपनाया गया था। इस सिद्धांत को फ्रांस के संविधान में ने भी अपनाया, और इसी सिद्धांत को हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी अपनाया। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत मतलब क्या है? एक व्यक्ति या राष्ट्र स्वतंत्र होना चाहिए, राष्ट्र के सारे व्यक्तियों को समान अधिकार देना चाहिए, समान रूप से देखना चाहिए, वो व्यवस्था के सामने हो या आपस, और बंधुत्व मतलब आपस में भाईचारा का संबंध होना चाहिए। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए, इंटीग्रिटी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह के जो कंसेप्ट हैं वो हमें फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किए गए। फिर जो अगला देश है वो है जर्मनी। अगला देश है वो है जर्मनी। और जर्मनी से जो मूल बात ली गई है वो क्या ली गई है? आपातकालीन उपबंध। क्या है? आपातकालीन उपबंध।
मतलब इमरजेंसी व्यवस्था की जो प्रक्रिया है या जो तरीका है उसको हमें जर्मनी के सिद्धांत से हमने लिया है कि ये इमरजेंसी तरीका इस तरह की होगी और उससे जुड़े हुए प्रोसेस क्या होगा वो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है और उसको भारतीय तरीके के अनुसार उसको अपनाया गया है। भारतीयकरण करके तब उसको तरीके से जो हम आर्टिकल 352, 356 या 360 में जो ये आर्टिकल 352 जो आपातकालीन वाली स्थिति राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की जो स्थिति है उसको जर्मनी के संविधान से दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से हम आर्टिकल 352 को में जो प्रोविज़न है आपातकालीन उपबंध है जो प्रक्रिया है उसको जर्मनी के संविधान से दिया गया है। फिर जापान का संविधान से भी कुछ दिया गया है, उसको भी देख लेते हैं। वो भी इम्पोर्टेंट है, एक बार या दो बार कहीं पूछा भी गया है। तो जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से जो प्रोविज़न लिए गए हैं वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कोई भी प्रोसेस जो भी अपनाया जाएगा वो हम बाय लॉ अपनाएंगे। मतलब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कोई भी लॉ या प्रोसेस जो भी हम अपनाएंगे, कोई भी प्रक्रिया या कोई भी प्रोसेस जो हम अपनाएंगे वो बाय लॉ अपनाएंगे, यानी वो विधि के द्वारा उस प्रक्रिया को स्थापित की जाए, यानी विधि बनाकर ही उस प्रक्रिया को अपनाई जाएगी ताकि वो यूनिवर्सल हो सके, सार्वभौम हो सके और हमेशा उसी को अपनाया जा सके। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन जो अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के जो मूल बातें या जो प्रमुख विशेषताएं हैं उसको भारतीय अनुसार, भारतीय रीति रिवाज और व्यवस्था के अनुसार वो अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल किया गया है, का भारतीयकरण करके अपने संविधान का हिस्सा बनाया गया है। जो मैंने से पहले के क्लास बताया था कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, हम देख सकते हैं कि अलग अलग संविधान से जो अपनाए गए बहुत सारी प्रोविजंस हैं वो हमारे संविधान की विशेषताएं हैं, हमारे संविधान की स्पेसिफिसिटी है कि वो हमारा संविधान इतना बेहतर है। तो हम ये इतना आसान भी नहीं था अलग अलग देशों का संविधान पढ़ना, फिर प्रोसेस को पढ़ना और उसको भारतीय व्यवस्था के अनुसार, भारतीय क्या कहें सभ्यता और संस्कृति के हिसाब से उसको अपनाना, यहाँ के नियम कानून के हिसाब से, परंपरा के हिसाब से। तो इतना आसान नहीं था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने बहुत ही मेहनत से संविधान सभा के द्वारा इसको स्थापित किया, हमारे संविधान का पार्ट बनाया और इसीलिए आज हमारा संविधान उत्कृष्ट संविधान बन पाया है। तो इस तरीके से हम क्या देखते हैं, अनेक देशों के अनेक संविधानों के जो अच्छे प्रोविज़न हैं तो हमारे देश के संविधान, यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ज़रूर ध्यान रखें और इसको तैयार करें। थैंक यू, आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच। अब अगला वीडियो अगले टॉपिक पे। थैंक यू।